हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जैव प्रक्रम पोषण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से बोर्ड में आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आइए हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, CO2 और जल। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी के उपयोग से ही क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सभी के उपयोग में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हमने बताया था पौधों में क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, और पत्ती में ही पाया जाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिल कहाँ जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? पौधों में संग्रहित भोजन किस रूप में होता है? यानी पौधा जो अपना भोजन संग्रह करके रखता है, किसके रूप में? तो वो संग्रह करके रखता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण अमीबा में भी देखने को मिलता है और पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है आपको। तो अमीबा में कैसा पोषण हो जाएगा? होलोजोइक, यानी प्राणी संपोषण। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अमीबा में भोजन को पकड़ने में कौन सहायता करता है? देखो अमीबा जो है, अमीबा का आकार अनिश्चित आकार का होता है, लेकिन उसमें जो भोजन को पकड़ने के लिए कूटपाद पाया जाता है। सूडोपोडिया क्या पाया जाता है? कूटपाद। देखो ये अमीबा है, ये इसका क्या हो गया? इसी कहते हैं सूडोपोडिया, कूटपाद। सूडोपोडिया कूटपाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? मनुष्य की लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? देखो भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। हमारे मुख के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ जो आपको देखने को मिले उसको लार बोलते हैं। और लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन स्टार्ट करता है? उसको कहते हैं इमाइलेज। और वो उनकी कौन? लार इमाइलेज या टाइलिन भी उसे कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लार इमाइलेज या टाइलिन। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव पाचन तंत्र में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है? बताइए क्या कार्य है? अगर आपको किसी का आंसर पता है तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। तो क्या है? वसा का अम्लीकृत करना। गलत बात है। जीवाणुओं को नष्ट करना और पेप्सिन को सक्रिय, ये सही बात है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉय। तो बी फॉर बॉय यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या करता है? HCl ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और पेप्सिन को सक्रिय कर देता है, जिससे कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य? हमने अभी तुरंत बताया था पेप्सिन का क्या कार्य? प्रोटीन का पाचन करने के लिए, यानी प्रोटीन के पाचन के लिए हमें कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो पेप्सिन नाम के एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसके पाचन के लिए? प्रोटीन के पाचन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मानव पाचन तंत्र में अपेंडिक्स जो है किस अंग से जुड़ा होता है? किस अंग से जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है बड़ी आंत के। बड़ी आंत का जो ये बड़ी आंत है, और बड़ी आंत में जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिखता है इसको कहते हैं सीकम। और इससे जुड़ा होता है ये अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स किससे जुड़ता है? बड़ी आंत के सीकम वाले भाग से। बड़ी आंत के सीकम वाले भाग से जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? अपेंडिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? उसका पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो इसका भी पाचन संपूर्ण कहाँ हो जाएगा?
छोटी आंत में आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर पाए जाने वाली उंगली जैसे उभार को क्या कहते हैं, यानी छोटी आंत में आपको ऐसी ऐसी संरचना देखने को मिलेगा। इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोला जाता है विलाई या रसांकुर, विलाई या रसांकुर, इसको विली बोलते हैं या रसांकुर। ये हो गया आपका विलाई या रसांकुर। उंगली जैसी संरचना क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, जो कि अवशोषण में मदद करता है। किस में मदद करेगा, अवशोषण में मदद करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है, मानव पाचन तंत्र में अग्नाशय यानी पैंक्रियाज किस प्रकार का रस स्रावित करता है, बताइए। मानव के अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, उसे अग्नाशयी रस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अग्नाशयी रस। कौन सा रस, अग्नाशयी रस। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक रस, पैंक्रियाटिक जूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, परजीवी पोषण का एक उदाहरण है। परजीवी, परजीवी यानी कि जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित होगा, कौन है इसमें, देखो अमरबेल, अमरबेल नाम सुना है, ये परजीवी की तरह कार्य करता है। पौधों पर देखिएगा पीला पीला जैसी संरचना, लत्ती जैसी संरचना होता है, उसको अमरबेल बोलते हैं, और ये उसी पौधा से अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। और तो उस पौधा को हम होस्ट बोलते हैं, जिससे अपना भोजन ये प्राप्त कर रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, यानी पोषी बोला जाता है, पोषी, पोषी बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, अमरबेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि पीत रस का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। पीत रस का मुख्य कार्य क्या है, पीत रस का मुख्य कार्य है वसा का अम्लीकृत करना, वसा का अम्लीकरण करना या अम्लीकृत करना। वसा को जो है ये छोटे छोटे भागों में बांट देता है, अम्लीकृत कर देता है। तो पीत का क्या कार्य है, वसा का अम्लीकरण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती है, बताइए क्यों होती है। देखो शाकाहारी जीव क्या है, पेड़ पौधा सब खाएगा, पेड़ पौधा यानी कि वो उसके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने के लिए उसका जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ताकि सेलुलोज अधिक पच सके। और मांसाहारी में क्या होता है, मांसाहारी सेलुलोज का उपयोग नहीं करते, सेलुलोज बहुत कम उपयोग करते हैं, तो सेलुलोज ये नहीं खाते हैं। इसीलिए जो है मांसाहारी का जो है छोटी आंत छोटा होता है, छोटी आंत थोड़ा इससे कम लंबा होता है, लेकिन शाकाहारी जीव में जो है सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने के लिए ये अधिक लंबा होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी, आंसर नंबर बी। सेलुलोज को पूरी तरह से पचाने के लिए अधिक समय चाहिए, इसीलिए शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में कैसी होती है, लंबी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्न में कौन मृतजीवी पोषण, देखिए मृतजीवी पोषण किसको कहता है, जो कि सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेगा उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो बताइए कौन सा सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो वो हो गया आपका ईस्ट। ईस्ट क्या करता है, सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसको क्या कहा जाता है, मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, बताइए। तो दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, तो दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है। दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल। अब ध्यान से देखिएगा, दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी, इनामेल। देखिए ये दांत है, ये दांत में ये नीचे वाले को जड़ बोलते हैं, जड़, ऊपर वाला क्राउन है और बीच वाला नेक बोला जाता है, और इसी के ऊपर जो है इनामेल का परत चढ़ा रहता है जो कि काफ़ी कठोर है, इनामेल का परत चढ़ा रहता है जो कि काफ़ी कठोर होता है। तो दांतों का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है, और ये बीच में आपको पल्प देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्न में से कौन स्वयंपोषी ऑटोट्रॉफ नहीं है, यानी कि स्वयंपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं नहीं बनाता है, स्वयंपोषी मतलब क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये बताना है, ये क्या है, स्वयंपोषी नहीं है। तो हर सवाल अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये स्वपोषी है। मशरूम, मशरूम देखो मशरूम तो मशरूम यानी गोबर छत्ता जो होता है जो हम खाते हैं, इस उपयोग में लाते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी ये सड़े गले पदार्थ से अपना उत्पन्न लेता है, तो ये क्या है, स्वपोषी नहीं है।
कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, हाँ जीवाणु में कुछ प्रकाश संश्लेषी होता है, जैसे कि आपका नीलहरित शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इसमें आम का पेड़ में सुपोषण होता है, उसको हम खाना नहीं देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा मशरूम जो है वो स्वयंपोषी नहीं होता है, वो कैसा है? परपोषी जीव है, यानी परपोषी पौधा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मानव में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? बताइए, मानव में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो मानव में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मानव में जो जठर ग्रंथि है वो पाया जाता है अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। स्टोमक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्टोमक में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 बनाना है आपको। तो अमीबा में भोजन को पचाने का कार्य कहाँ होता है? बताइए, तो आप लोग कमेंट में बताइए, अमीबा में भोजन को पचाने का कार्य कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो अमीबा में भोजन को पचाने का कार्य कहाँ होता है? खाद्य रसदानी में, उसमें फूड वैक्यूल पाया जाता है, फूड वैक्यूल में ही भोजन का पाचन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि आहार नाल की दीवार में होने वाले लयबद्ध संकुचन और शीतलन को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में बताते हैं। ये तो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए ये जो है आपका, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ग्रास नली है। ग्रास नली में कोई भी भोजन आता है तो इसमें जो संकुचन और शीतलन आपको जो देखने को मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसको क्रमानुकुंचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस। सभी याद रखेगा, क्या बोलेंगे? पेरिस्टाइलिसिस क्रमाकुंचन, पेरिस्टाइलिसिस क्रमाकुंचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वह कौन सा एंजाइम नहीं है जो पेप्सिन को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? बताइए, वो कौन सा एंजाइम नहीं है जो पेप्सिन को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? चलिए बताइए, तो क्या होगा? वह कौन सा एंजाइम नहीं है जो पेप्सिन को अम्लीय माध्यम के लिए प्रदान करता है, जो पेप्सिन को काम करने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो है ये एंजाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? मानव में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना, जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। चलिए आप लोग कमेंट में बताते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अमीबा में नहीं होती है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया अमीबा में नहीं होती है? बताइए कमेंट में बताइए आप लोग, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अमीबा में नहीं होती है? देखिए अमीबा जो है, अमीबा में आपको पता है ये अमीबा है, कोई भी भोजन होगा उसको ये अंतर्ग्रहण करेगा, अंतर्ग्रहण कर सकता है, ये अमीबा में होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। पाचन, इसके अंदर फूड वैक्यूल पाया जाएगा तो पाचन होगा। और बहिर्क्षेपण, ये इजेशन, यानी कि ये बाहर निकल सकता है। तो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है अमीबा में, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है अमीबा में। क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। बताइए, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? देखिए स्वपोषी के लिए हमें CO2 चाहिए और जल चाहिए, ये भी सही बात है। क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी, सभी चीज़, हमको सभी चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या आ जाएगा? आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि अमाशय के अगले भाग को क्या कहते हैं? बताइए, तो अमाशय के अगले भाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अगले भाग को देखिए, अमाशय के अगले भाग को कहते हैं, ये जो भाग आपको दिख रहे हैं इस भाग को बोलते हैं पाइलोरिक, इस भाग को पाइलोरिक, ये पाइलोरिक। और यहाँ पे इस भाग को बोला जाता है कार्डियक, ये कार्डियक। और यहाँ पे ये फंडिक,
फंडिक या फंडिक बोला जाता है। तो अमास के अगले भाग को, ये अगला भाग है, अगले भाग को क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्डियक। आंसर क्या आ जाएगा आपका? कार्डियक हो जाएगा। कार्डियक, ये हो गया आपका कार्डियक, ये फंडिक और ये पाइलोरिक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। अमास में भोजन के गाढ़े लई लंप को क्या, जैसे रूप को क्या कहते हैं? बताइए। अमास में भोजन के गाढ़े लई जो है, वो अमास में जो हम जब खाते हैं वो लई बनाता है, उस लई को क्या कहते हैं? बताइए तो। उस लई को बोला जाता है काइल। उस लई को क्या बोला जाता है? काइल बोला जाता है। और जब वो छोटी आंत में आता है उसको काइम बोला जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 का 37, क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई बताइए। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कहाँ है? कितना है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 से 10 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं? किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? बताइए तो। किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? देखो ये जो है यहाँ पे 2 छिद्र होता है। यहाँ से 2 छिद्र, एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें भोजन जाता है और एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें केवल हवा जाएगा। अब क्या कहता है इसमें? किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो ग्रास नली जहाँ यानी कि जिसमें भोजन जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोला जाता है। उसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या कहते हैं उसको? निगल द्वार, ओसोफेगस बोलते हैं। तो ये आपका ओसोफेगस हो गया, ये हो गया ओसोफेगस। और इधर वाला हो गया आपका ट्रेकिया वाला पार्ट, ये ट्रेकिया हो गया। और इसके बीच में एक फ्लैप जैसी संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। तो भाई किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी होती है? निगल द्वार द्वारा। किस छिद्र द्वारा? तो निगल द्वार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप हमारे सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पर आपको बिहार बोर्ड का नए नए क्वेश्चन को डील कराया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? बताइए। मानव शरीर में भोजन के पाचन का सही क्रम क्या है? बताइए तो। भोजन का पाचन कहाँ से? पहले मुख में होगा, ठीक है, पहले मुख होगा, ठीक है। उसके बाद आमाशय, सही बात है। ये गलत होगी। आमाशय कैसे हो गया? ग्रास नली ना आएगा पहले, ये एक का गलत हो जाएगा। चलिए हटाइए। मुख है, ग्रास नली है। देखिए मुख है, ग्रास नली है, आमाशय छोटी आंत बनी है, सही बात है। आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी लगाइए। देखिए पहले छोटी आंत हो गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। मुख है, आमाशय है, बड़ी आंत, ग्रासनली पीछे कर दिया, ये गलत बताया। आंसर नंबर बी। पहले मुख होगा, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, उसके बाद होगा छोटी आंत और बड़ी आंत। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।